काली बहू और अंग्रेजन बहू की पहली सर्दी। अरे राम, कितनी ठंड है। ठीक कहा माँ जी, सूरज की एक किरण नजर नहीं आ रही है। वॉट, इतनी सी ठंड आपको इतनी ज्यादा क्यों लग रही है? शैली, तुम जनवरी की ठंड को इतनी कम कैसे बोल रही हो? मुझे लगता है कि आज साल का सबसे ठंडा दिन है। सभी को घर में सर्दी लग रही थी सिवाय शैली के, क्योंकि वो विदेश के एक ठंडे इलाके में रहने वाली लड़की थी और किस्मत उसे बहू बनाकर भारत ले आई थी। शैली के लिए भारत की जनवरी के महीने की सर्दी झेलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बल्कि वो तो इतनी ठंड में भी शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर घर में घूम रही थी और इस बात को ममता भी अच्छे से समझती थी। चल चल श्वेता, बस बहुत हुआ तेरा भी सर्दी का नाटक। जा जाकर बर्तन साफ करके आ। वैसे भी ठंड का मतलब ये थोड़े ही है कि सारे कामों को ही औंधा कर दो। माँ जी, मैं खाना बना लूंगी, सफाई भी कर लूंगी, लेकिन आज सर्दी जरा ज्यादा है और शैली को सर्दी कम भी लग रही है, तो ये बर्तन का काम आप शैली से ही करवा लो। जेठानी जी, आर यू मैड? आपको लगता है कि आपके जैसी काली पीली जेठानी होते हुए मैं बर्तन साफ करूंगी? सही कहा मेरी बहू ने। अब सर्दी है तो क्या तू सारे ही कामों से बचती रहेगी? सर्दी शैली को भी लग रही है, लेकिन ये तेरी तरह नहीं है जो इतना ज्यादा सुकुड़ सुकुड़ कर दिखाए। लेकिन माँ जी, मैं सारे काम करने को बोल तो रही हूँ। गॉड, एकदम ही मुझे बड़ी जोरों से ठंड लग रही है। आजा बहू, तू यहीं मेरे पास हीटर की गर्माई में रह, वरना तुझे सर्दी हो जाएगी। ममता सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही थी। इतनी सर्दी शैली के लिए बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उसी की ही साइड ले रही थी और ये सब कुछ देखकर बेचारी श्वेता उदास हो रही थी। अरे अब खड़े खड़े क्यों हमारे मुंह ताक रही है कल्लो परी? जा जाकर बर्तन साफ कर ले, और हाँ, उससे पहले मेरे और शैली के लिए एक एक कड़क चाय ले आ। अपनी सास की बातें सुनकर बेचारी श्वेता दुखी सी होकर रसोई में आ गई। उसने पहले अपनी देवरानी और सास के लिए चाय बनाई और फिर वो बर्तन साफ करने खड़ी हो गई। हे भगवान, बचपन से अब तक ये भेदभाव सिर्फ मैं ही क्यों झेलती आ रही हूँ? काला रंग मैं पहले खुद के लिए वरदान समझती थी, क्योंकि माँ पार्वती का भी एक रूप काली है, लेकिन अब तो मुझे मेरा रंग अभिशाप लगने लगा है। श्वेता खुद से ही दुख में बातें करते हुए बर्तनों को साफ करने लगी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे तो सिर्फ अपने घर में ताने और नफरत ही मिलती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। ममता सारे काम सिर्फ अपनी काली बहू से करवाती थी और अंग्रेजन बहू को तो वह बिल्कुल नाजों में रखती थी। ए कल्लो, आज तो तू पानी डालकर पूरे आंगन की धुलाई कर दे। ठीक है माँ जी, और हाँ, इसको करने के बाद मेरे पास आना, मुझे तुझसे दूसरा भी काम है। जी। श्वेता ने ठंड में ठंडे पानी से पूरा फर्श धोकर साफ किया और फिर वो ममता के पास चली गई। धोआई? वैसे बड़े मर कर हाथ चलते हैं तेरे। चल अब जल्दी से इधर आ। ममता ने श्वेता को पास बुलाकर उसके हाथ में एक पुराना कालीन दे दिया। इसे भी धो दे, जब ये सूख जाएगा तो मैं इसे अपने कमरे में बिछा लूंगी। जी। बेचारी श्वेता किड़किड़ाती ठंड में चुपचाप कालीन धोने बैठ गई, जिसे धोते वक्त वो बेचारी खुद भी गीली हो गई। पानी कितना ठंडा लग रहा है, मेरे तो सारे कपड़े ही भीग गए। जल्दी से इसे धो दूं, फिर कपड़े बदलकर गर्मा गर्म चाय पीऊंगी। चाय पियोगी तो एक कप मेरे लिए भी बना देना जेठानी जी। शैली श्वेता को चिढ़ाती हुई चली गई। सारा दिन श्वेता बेचारी ठंड झेलती हुई कामों में लगी रहती थी और शैली कोई भी काम नहीं करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और ज्यादा काम करने की वजह से श्वेता को सर्दी हो गई। अरे, आज तो मुझे जागने में बहुत देर हो गई। आज तो सासू माँ मेरी जान ही ले लेंगी। लगता है मुझे सर्दी हो गई। तबीयत खराब में भी श्वेता ने जल्दी से बिस्तर छोड़ा और वो कमरे से बाहर आ गई। अरे, आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? श्वेता ऐसे ही बोलती हुई अपनी सास के कमरे में पहुंची और वहां जाकर उसने देखा। अरे माँ, आपको क्या हुआ? बहू, मुझे सर्दी हो गई है। अरे नहीं माँ जी, आप भी। जरा मेरे पास शैली को भेज। जी। अरे तेरी आवाज को क्या हुआ? जी वो मुझे भी सर्दी हो गई है। अच्छा।
श्वेता ने शैली को आवाज लगाई। जी बोलिए मम्मी जी। बहू तू भी कुछ गरम पहन ले, ये इतनी छोटी स्कर्ट में मत रह, कहीं तुझे भी सर्दी ही ना हो जाए। मुझे कुछ नहीं होगा सासू माँ, आप बोलिए आपने मुझे क्यों बुलाया? बहू मेरा गला दुख रहा है, तू तो मेरी प्यारी बच्ची है ना, मेरे लिए गरम पानी लेकर आ। माँ जी यहाँ पर ये कल्लो पड़ी भी तो खड़ी हुई है, आप उनसे पानी मंगवा लीजिए ना। बहू इसकी भी तबीयत खराब है और ये तो मेरा काम है, तो तू ये भी नहीं कर सकती है क्या? अपनी सास और श्वेता को बीमार देखकर शैली को खतरा सा महसूस हुआ, घर के कामों को करने का खतरा, और उसने बहाने बनाना शुरू किया। माँ जी अचानक से ही मुझे भी सर्दी लग रही है। लेकिन ओह गॉड माँ जी, मुझे तो बहुत जोरों से ठंड लग रही है, शायद मुझे भी सर्दी हो गई है। माँ जी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। शैली झूठ बोलकर अपने कमरे में चली गई। ममता अच्छे से जानती थी कि शैली झूठ बोल रही है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं बोली। तो वहीं दूसरी ओर, ये लीजिए माँ जी गरम पानी। बहू तू? कोई नहीं माँ जी मैं ठीक हूँ। ये लीजिए आप दवा भी, इस गर्म पानी से ही खा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। श्वेता ने अपने हाथों से अपनी सास को पानी देकर उसे दवाई खिलाई। ममता को श्वेता का खुद के साथ ऐसा बर्ताव देख अब अपने किए पर दुख हो रहा था। एक तरफ उसकी लाडली बहू थी जो अपनी सास की बीमारी में जरा भी काम नहीं आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ श्वेता खुद बीमार होकर भी उसकी सेवा में लगी हुई थी। माँ मैंने हीटर ऑन कर दिया है, अब आप सो जाइए, आपको आराम मिलेगा। शुक्रिया बहू, तू कितनी अच्छी है। तू भी जाकर दवा खाकर सो जा, घर के कामों को बाद में निपटा लेना। जी माँ जैसा आप कहें। अगली सुबह। अरे माँ जी आप नीचे, आपकी तबीयत? मैं अब अच्छा महसूस कर रही हूँ बहू, तू बता तू कैसी है? मैं भी अब ठीक हूँ। शैली तुम्हें अब सर्दी तो नहीं लग रही है ना? अरे इसे तो बहुत सर्दी लग रही है, तभी तो ये बेचारी इतने कम कपड़ों में अपना समय गुजार रही है ना शैली? माँ जी वो। क्या माँ जी वो? अरे बेशरम, तू बर्फीले इलाके की रहने वाली थी, इसलिए तुझे भारत की सर्दी से कम फर्क पड़ता है, और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन फिर भी तुझे काम ना करना पड़े, बस इसीलिए मैंने इस बेचारी श्वेता पर जुल्म किए, सिर्फ तेरे लिए। लेकिन जब तेरी बारी आई अपने परिवार के लिए कुछ करने की, तो तू पीछे हट गई। वाह, खैर मैं खुश हूँ कि मैं बीमार पड़ी, आखिर तेरा असली चेहरा तो मेरे सामने आ गया। अगर तुझ में जरा सी भी शर्म है तो अब भी अपनी गलती मान ले बेशरम। ममता ने पहली बार शैली को बहुत बातें सुनाई। अपनी सास की बातें सुनकर अब शैली को अपनी गलती महसूस हो रही थी, लेकिन वो चुप थी। मुझे माफ कर दे श्वेता बहू, मैंने अभी तक तेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक किया। मुझे क्या पता था कि मेरे मुश्किल दिनों में तू ही मेरा सहारा बनेगी। मैं उस बहू को अब तक लाड प्यार देती रही जो कभी मेरी अपनी थी ही नहीं, और मैंने तुझे कभी अपना नहीं समझा, लेकिन कल के दिन बीमारी ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दे। कोई नहीं माँ जी, अब तो आपको सब कुछ समझ आ ही गया है, तो अब आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। शैली तुम भी इस तरह दुखी मत हो। जानती हो हमारे भारत में एक बात बोली जाती है कि जब जागो तभी सवेरा। कुछ समझ आया? अगर तुम्हें अपनी गलती महसूस हो रही है तो तुम उसे अब भी बदल सकती हो, इसलिए दुखी मत हो। शुक्रिया जेठानी जी, और मुझे माफ करना माँ जी। जेठानी जी आई एम सॉरी। ममता और श्वेता ने शैली की तरफ मुस्कुरा कर देखा। अब शैली और ममता को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उन्होंने फिर कभी श्वेता से बुरा सलूक नहीं किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। ठंड में 5 गरीब बहू का गोबर घर। माँ, कॉलेज खत्म होने के बाद हम 5 भाइयों ने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। माँ, वो बहुत संस्कारी और समझदार हैं। आप उन 5 से मिलोगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। जब तुम लोगों ने शादी कर ही ली है तो तुम्हारी पत्नियां कहाँ हैं? हमारी पत्नी अपने गांव से अपनी जरूरत का सामान लेने गई हैं, और उनकी राम दुलारी जिससे वो 5 बहुत प्यार करती हैं। कुछ ही देर में शकुंतला की 5 गांव की बहुएं उसके घर आ जाती हैं। माँ देखो, आपकी 5 बहू बाहर आ गई हैं, चलो उनके गृह प्रवेश कर दो। शकुंतला पूजा की थाली लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचती है, जहां वो अपनी 5 बहू का गृह प्रवेश कर ही रही होती है कि तभी अचानक से उसे गाय की आवाज आती है। भगवान, ये हमारे घर के बाहर गाय क्या कर रही है? हाँ जी, ये गाय नहीं हमारी राम दुलारी है, बचपन से ही हमारे साथ ही थी। हमारे माता पिता नहीं है, इसीलिए हम इसे अपने साथ ही लाए हैं यहाँ पर।
इसकी देखरेख अब हम खुद करेंगे। नहीं नहीं, ये यहाँ पर नहीं रह सकती। क्या हुआ माँ जी, हमारी रामदुलारी से आपको दिक्कत क्या है? हमारी रामदुलारी बहुत अच्छी है, हमारी सारी बात मानती है। अरे जाने दो ना माँ, ये राम दुलारी इनकी बहुत प्यारी है, इसके बिना तो ये गृह प्रवेश भी नहीं करेंगी। कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। शकुंतला अपनी बेटी की बात मानकर 5 बहू का गृह प्रवेश करके उन्हें अंदर बुला लेती है। तभी उसकी एक बहू रामदुलारी को भी अंदर लेकर आ ही रही होती है। अरे इसको यहाँ रखने का मतलब ये नहीं कि तुम इसे घर के अंदर भी लेकर आओगी। अरे माँ जी, अभी कैसी बातें कर रही हो आप? देख रही हो ना बाहर कितनी ठंड है। हमारी रामदुलारी को ठंड लग जाएगी, ये बाहर कैसे रहेगी? अरे ये इंसानों का घर है, ना कि तबेला। इसे बाहर ही बांध दो। घर के अंदर इंसान रहेंगे, ना कि जानवर। शकुंतला की बात से 5 बहू को बहुत बुरा लगता है और वो उदास हो जाती हैं, जिसके चलते शकुंतला को उनकी बात माननी पड़ती है और रामदुलारी को ना चाहते हुए भी घर के अंदर बुलाना पड़ता है। घर में घुसते ही रामदुलारी गोबर कर देती है। छी 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 छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है इस गोबर से। माँ, ये सब क्या चल रहा है इस घर के अंदर? अरे बेटी, ये तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, आखिर चल क्या रहा है इस घर के अंदर। शकुंतला मुंह पर हाथ रखकर अपनी बेटी के साथ वहां से चली जाती है, जिसके बाद 5 बहू मिलकर रामदुलारी का गोबर साफ कर देती हैं और उसे घर में कोने पर बिठा देती हैं। अरे रामदुलारी, तो यहीं पर बैठी रहे, मैं तेरे लिए भी घास फूस लेकर आती हूँ। चारा खाकर आराम से यहीं पर सो जाना। शकुंतला अपने गांव की बहू और उनके साथ आई रामदुलारी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं उसके 5 बेटे अपने बिजनेस में लगे होते हैं ताकि वो अपने जीवन में अपनी मेहनत से कुछ कर सके। इसी के चलते दिन बीतने लगते हैं और रामदुलारी की गोबर की बदबू से पूरा घर महक उठता है। शकुंतला और आयशा को इससे बहुत परेशानी होती है। वहीं दूसरी तरफ घर में जो सबसे पहली रोटी बनती है, शकुंतला की बहू उसे रामदुलारी को खिलाती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? इस गाय को रोटी क्यों दे रही हो, वो भी ताजी ताजी? माँ जी कहते हैं कि गाय को घर की पहली रोटी खिलाने से घर में बरकत आती है, इसलिए हम हमेशा सबसे पहली रोटी रामदुलारी को ही खिलाते हैं। शकुंतला अंगूरी के ऐसा कहने के बाद उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं कर पाती कि तभी गुस्से से उसकी बेटी उसके पास आती है और कहती है, बस बहुत हुआ माँ, मैं अपने दोस्तों के घर रहने जा रही हूँ। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती, आप ही रहो अपनी गंवार बहू और इस गाय के साथ। आयशा ऐसा कहकर अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। तो वहीं शकुंतला के 5 बेटों ने जितना भी पैसा अपने बिजनेस पर लगाया होता है, वो सभी पानी में अचानक ही डूब जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने मार्केट से बहुत सारा पैसा उठाया था, सब कुछ पानी में डूब गया। मुझे डर इस बात का है कि कहीं मार्केट वाले लोग हमारे घर पर आकर छापा न मार दें, हम सभी फंस जाएंगे। उनका पैसा चुकाना बहुत जरूरी है। इतना सारा पैसा लेंगे कहां से? हमारे पास तो पैसा कुछ बचा ही नहीं। अपने 5 बेटों को परेशान देखकर शकुंतला अपने 5 बेटों से कहती है, मेरे प्यारे बेटे, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी माँ जब तक जिंदा है तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माँ आज भी नहीं आने देगी। ये घर किस काम आएगा? इस घर को बेच देते हैं और तुम्हारा कर्ज चुका देते हैं। शकुंतला अपने 5 बेटों के लिए अपने घर को बेच देती है, जिसके बाद वो आए हुए पैसों से मार्केट में लिया हुआ कर्ज चुका देती है। इसी के चलते अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं बचता, जिसके लिए उन्होंने एक घर रेंट पर लिया था, जिसकी छत भी टूटी फूटी थी और घर में किसी भी चीज की सही से सुख सुविधा नहीं थी। वो जैसे तैसे करके उसमें गुजारा कर रहे थे। वहीं 5 बेटे अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे थे। अर्जुन ने एक दिन न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार पढ़ा होता है। जरा देखो तो सही, शहर में हमारे लायक नौकरी है, क्यों ना हम 5 भाई शहर जाकर नौकरी कर लें। अर्जुन की बात मानकर सभी शकुंतला से शहर जाने की बात करते हैं। उनके पास कमाने का कोई भी साधन नहीं था, जिसके चलते शकुंतला जाने के लिए भी हाँ कर देती है। अब 5 भाई शहर में नौकरी कर रहे होते हैं और यहाँ सर्दी में 5 बहू और उनकी सास ठंड से जूझ रही होती हैं। हे भगवान, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ये सर्दी तो और भी बढ़ती जा रही है। क्या करूं? पता नहीं मेरे बेटे भी शहर में क्या कर रहे हैं। क्या उन्हें अपनी माँ की जरा भी चिंता नहीं? कितना समय हो गया है ना ही कोई कॉल किया, ना ही कुछ पैसे भिजवाए हैं। माँ चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे बस करो, मुझे झूठा दिलासा मत दो। शकुंतला अपनी गांव की बहू को कुछ नहीं समझती थी। वो 5 घर के काम करते हुए रामदुलारी के पास आ जाती हैं। तब अचानक से रामदुलारी गोबर कर देती है और उसके गोबर को देखते ही झुमरी के मन में ख्याल आता है, अरे देखो, हमारे पास रामदुलारी है और उसका गोबर, क्यों ना हम गोबर के उपले बनाकर बेचे,
इसी के चलते हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। अरे वाह झुमरी, तुमने तो बहुत अच्छा दिमाग दौड़ाया है। ये तो बहुत अच्छा काम है जिसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगेगा, बल्कि मेहनत से हम पैसा कमा लेंगे। और अभी सर्दी है तो सभी लोगों को उपले चाहिए होते हैं। वो पांचों बहू रामदुलारी के गोबर से उपले बनाना शुरू कर देती हैं और उन्हें बेचने के लिए अगले दिन बाजार में पहुंच जाती हैं। उपले ठंड की वजह से बहुत जल्दी बिक जाते हैं और उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से वो खाना ले आती हैं। अरे तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? पांचों बहू शकुंतला को गोबर के उपले के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर शकुंतला हैरान रह जाती है। लेकिन तभी ठंडी ठंडी हवाएं आने की वजह से शकुंतला से कुड़ जाती है। ना तो अच्छा बिस्तर है, ना मजबूत रजाई, ऊपर से टूटी फूटी छत से भी हवाएं आती रहती हैं। ऐसे में तुम्हें ठंड में बीमार पड़ जाऊंगी। शकुंतला की बात सुनने के बाद उसकी पांच बहू दिमाग लगाती हैं और रामदुलारी के गोबर से ही छत को पूरा लीप देती हैं। इसी के चलते घर में ठंडी हवाएं आना बंद हो जाती हैं और ठंड में गोबर घर गर्म हो जाता है। माना इस गोबर की महक अच्छी नहीं आ रही, लेकिन इसके चलते घर में जरा भी ठंड नहीं लग रही है। ये गोबर घर तो बहुत ही अच्छा है। बहुओं, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी रामदुलारी को बहुत कोसा, लेकिन आज देखो उसके गोबर के चलते हमारी कितनी परेशानियां दूर हो गई। अरे माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी रामदुलारी को किसी बात का बुरा नहीं लगता और आप चिंता मत करो, वो ढेर सारा गोबर देगी। मैं उससे बहुत सारा चारा खिला रही हूँ। गोबर के उपले बनाकर और अपने घर को गोबर से लीप कर उनकी परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं। वहीं कुछ महीनों बाद शकुंतला के पांचों बेटे घर वापस लौट आते हैं। हमें माफ करना, हम कमाने में इतने व्यस्त हो गए वहां कि हमें इतना ही टाइम नहीं मिला कि आप लोगों के पास पैसे भिजवा दें। लेकिन अब देखो, हम खूब सारा पैसा कमा कर लाए हैं शहर से। अब हमें पहले की तरह दिक्कत नहीं होगी और अब तो हमारे पास इतना पैसा है कि हम खुद का भी कोई काम खोल सकते हैं। मेरे प्यारे बेटो, तुमने मेहनत करके इतना पैसा जोड़ा, मेरे लिए इतना ही काफी है। माँ, अब आप चिंता मत करो, हम लोग एक अच्छा सा घर खरीद लेंगे। आप उसमें रहना और इस गोबर के घर में अब हमारी रामदुलारी रह लेगी। उसको भी तो आखिर एक घर चाहिए। शकुंतला के पांचों बेटे लिए हुए पैसों से एक अच्छा खासा घर खरीद लेते हैं और बचे हुए पैसों से खुद का काम शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो गोबर घर के अंदर रामदुलारी को रहने देते हैं। इसी के चलते अब शकुंतला को रामदुलारी से कोई आपत्ति नहीं होती और वो खुद उसे रोज बनी हुई सबसे पहली रोटी लाकर अपने हाथों से खिलाती है।